नमस्कार दोस्तों। आज 5 नवंबर है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसको लेके हम फिर से हाजिर हैं। आज जो पहली न्यूज है वो है मथुरा वृंदावन एम्स टू बिकम कार्बन न्यूट्रल बाय 2041 रन बनना है। मथुरा वृंदावन ऐसे भी बहुत श्रद्धा की बात है और दूसरी बात विज्ञान के तरीके से भी कार्बन न्यूट्रल की बात कर रहे हैं। कब तक? 2041 तक। 2041 तक हम कार्बन न्यूट्रल होने की बात कर रहे हैं। तो हमें यह देखना है कि इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, है ना। नेट जीरो कार्बन एमिशन, है ना, टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें यहाँ पे जो भी जीवाश्म ईंधन से चलने वाले व्हीकल्स हैं वो एकदम से बंद कर देने पड़ेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जाने पड़ेंगे। आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि अभी 2 देश हैं हमारे दुनिया में जिन्होंने कार्बन न्यूट्रलिटी प्राप्त कर ली है। कौन कौन 2 देश हैं? भूटान और सूरीनाम। छोटे देश हैं पर बहुत अच्छे हैं, है ना। इन्होंने जीरो कार्बन एमिशन कर लिया, पर्यावरण के दृष्टिकोण से अनुकूल हो गए। और क्या चाहिए? ऑर्गेनिक खेती करता है भूटान, तो आप जानते ही हैं ये पूरा ऑर्गेनिक खेती करता है। साथ ही साथ वो टूरिस्ट चार्जेज भी लगाता है। यदि आप वहाँ घूमने जाएंगे तो अच्छा खासा चार्ज लगाता है, तो ये भी अच्छी बात है ना। तो इसी पे बात की गई है। इसके बाद एक न्यूज और है, वो है ईपीएफओ, ऑल एम्प्लॉयज कैन ऑप्ट फॉर ईपीएफओ पेंशन स्कीम एससी। अब सभी एम्प्लॉय जो हैं वो ईपीएफओ पेंशन स्कीम चुन सकते हैं। अब ईपीएफओ एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, या ये जो एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ी बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति जो प्राइवेट नौकरी करता है, उसकी आमदनी या उसका जो वेतन है वो 10,000 रुपये है, ठीक है। तो 10,000 रुपये में जो उसका कंट्रीब्यूशन होगा 12% का होगा। 12% मतलब 1,200 रुपये का। 1,200 रुपये का कंट्रीब्यूशन कहाँ करेगा? एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड में, ठीक है, ईपीएफ में। अब जो नियोक्ता होगा वो भी 1,200 रुपये का करेगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो नियोक्ता होगा वो भी 1,200 का करेगा। और इसमें से 8.33% जो है वो पेंशन स्कीम में जाएगी, है ना, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इसमें पेंशन स्कीम में जो कंट्रीब्यूशन करेगी, कौन करेगी? 1.16% के करीब गवर्नमेंट भी करती है, थोड़ा थोड़ा वो भी कर देती है ना। तो मेंबर कंट्रीब्यूटिंग एट द रेट ऑफ 1 सैलरी एक्सीडिंग पर मंथ, इतना और भी कर सकती हैं। तो कुछ गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन भी उसमें होता है। साथ ही साथ इसका इंटरेस्ट रेट्स होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो इससे क्या होता है कि जैसे आपने कहा ना, देखा ना कि प्राइवेट नौकरी है उसमें भविष्य सुरक्षित नहीं होता है, तो इसके लिए एक कर्मचारियों के कल्याण के लिए ये चीज़ें लाई जाती हैं। तो इसी पे है। पहले क्या था कि इसके पहले मामला क्या था कि 15,000 यदि आपकी कुल वेतन है आपका, तो ही आप इसके लाभ ले सकते हैं, है ना। लेकिन यदि 15,000 से कुल वेतन आगे है तो आप इसका लाभ नहीं लेने दिया जाएगा। लेकिन अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसे हटा दिया है, इसके बैरियर को तोड़ दिया है, ठीक है। तो ये आपको देख लेना है। बस ये देखना है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे करके एक तरीके से लेबर सेंट्रिक हो रहे हैं और उनके कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए बात कर रहे हैं। इस तो है हमारा मामला, वो है द रियल इश्यू एट COP27 इज एनर्जी इक्विटी। अब यहाँ पे देखते हैं इक्विटी। आप एक चीज समझो कि एक गांव है जिसमें 100 लोग रहते हैं और 100 केजी चावल खा जाते हैं, है ना, ठीक है। और एक और गांव है जिसमें 10 लोग रहते हैं और 250 केजी चावल खा जाते हैं। अब इसमें 1 केजी पर कैपिटा है, पर व्यक्ति 1 केजी है ना। लेकिन यहां पे क्या है? 25 केजी, ठीक है, पर कैपिटा। अब यही मामला है
इन ए स्टार्की अनइक्वल वर्ल्ड व्हाट डज द अर्जेंसी ऑफ क्लाइमेट एक्शन इम्प्लाई। अभी यहाँ पे यही मामला है कि अमेरिका में जो ऊर्जा का कंजम्पशन है और किसी एक गरीब देश में ऊर्जा का कंजम्पशन है, उसमें आसमान जमीन का अंतर है। और अभी से एक और तरीके से समझिए कि एक मंदिर बन रहा है और चंदा ये भी 5 रुपये देगा और चंदा ये भी 5 रुपये देगा। क्या सही है ये? नहीं सही है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन पे तो आप बांट देते हैं कि आप जो है आपको भी इतना कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, लेकिन आप पर कैपिटा जब एनर्जी कंजम्पशन निकालते हैं तो आप बहुत आगे। जो भी विकसित देश हैं, तथाकथित विकसित देश, मैं इनको विकसित देश नहीं मानता, क्योंकि विकसित देश का मतलब होता है हम अपने एनवायरनमेंट को बहुत अच्छा करके रखते हैं। जैसे भूटान, सूरीनाम को ले सकते हैं, इन्होंने एनवायरनमेंट बहुत अच्छा रखा है ना। तो इसी पे बात हो रही है और इसी पे चर्चाएं छिड़ी हुई हैं और यही बहस का मुद्दा होता है मेनली। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा इतना? अरे बहुत समझदार हैं आप। ठीक है, तो ये आपको देखना है। ठीक है, इसके बाद जो है एक न्यूज है बहुत अच्छी, सेवा पायोनियर्ड बाय इलाबेन वाज इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट, है ना। जैसे आपने देखा होगा कि इसका जो फुल फॉर्म है वह है सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन। सेल्फ एम्प्लॉयड, खुद स्वरोजगार करने वाली वुमेन, उनका एसोसिएशन है। अब इंडिविजुअल और ग्रुप दो तरीके के हो सकते हैं। तो सामान्यतः जो हम ग्रुप में जोड़ते हैं वो ऐसे चीज जोड़ते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप। महिलाओं का छोटा छोटा संगठन है, वो विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाती हैं और उन्हें बाजार में सेल करती हैं। अब इनके वेलफेयर के लिए जो ग्रुप या जो संगठन काम करता है उन्हीं के बारे में बात की गई है। तो इस तरीके से क्या होता है कि गरीबी दूर करने में या गांव में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में ये बहुत हेल्प करते हैं, है ना। एक यहाँ पे और भी एक व्यक्ति का जिक्र किया गया है, आप नाम सुने होंगे, मोहम्मद यूनुस, है ना, बांग्लादेश के हैं और इन्होंने माइक्रो क्रेडिट की शुरुआत की थी। माइक्रो क्रेडिट क्या होता है, आप ये समझिए इसको कि किसी को 500, 1000, 2000 या 5000 रुपए तक का लोन देना, ये माइक्रो क्रेडिट कहलाता है। जैसे कि कोई ठेला चलाना चाहता है या ठेला करना चाहता है, उसे काम नहीं मिल रहा है, उस वो चाहता है कि हम ठेले में कुछ बेच लें, अपना फल बेच लें या सब्जी बेच लें। तो कितने पैसे की आवश्यकता होती है? बहुत ज़्यादा नहीं, है ना, इतना एनफ होता है, क्योंकि रोज़ सब्जी लानी है, रोज़ बेचनी है उसको। एक ठेला चाहिए जिसमें ला सके, बस वो ठेला उपलब्ध करा दे। 2000, 3000, 4000 का ठेला आ जाएगा, 1000 रुपये की सब्जी आ जाएगी, एनफ हो गया, उसकी आजीविका शुरू हो जाएगी। और ये जो लोन दिया आपने, इसकी रिकवरी भी बहुत ऐसे है कि 100 रुपये 200 रुपये महीने का बांध दिया गया, इतना दे रहा है वो, महीने में 200 रुपये दे रहा है या 100 रुपये दे रहा है ना। विथ इंटरेस्ट भी इसमें शामिल है ना, और कैपिटल भी इसमें शामिल है, जो आपका लोन है वो भी शामिल है, इंटरेस्ट भी शामिल है। तो इस तरीके से इसको माइक्रो क्रेडिट, और ये इतना सफल रहा कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था के जो निम्न स्वरूप थे उसको बिल्कुल बदल दिया और इसके कारण इनको नोबेल मिला। तो इसी प्रकार से कई क्षेत्रों में लोगों द्वारा काम किए, उनमें इराबेन भट्ट थी। तो आप इसके बारे में पढ़ें और समझें को, है ना। इसके बाद जो है अगली जो न्यूज है वो है चाइना जो है अपना एक होम ग्रोन बैडू सैटेलाइट सिस्टम जो विकसित किया है, विकसित काफ़ी पहले कर चुका है, उसको ग्लोबली उतारने की बात कर रहा है। ग्लोबली उतारने, वैश्विक स्तर पे उतारने की बात कर रहा है। वैश्विक स्तर पे जैसे जीपीएस चलता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम चलता है, उसी प्रकार से उसको बात चल रहा है। ठीक है, हमारे देश ने भी नेविक का विकास किया है ना। जीपीएस तो है ही, ग्लोनास शायद यूरोप का है। इसी प्रकार से सभी देशों ने अपने अपने छोटे छोटे विकसित किए हैं, पर वैश्विक स्तर पे अभी जीपीएस ही काम कर रहा है। अब इसी के क्रम में चीन जो है वो अपना बैडू सैटेलाइट सिस्टम लॉन्च करने की बात कर रहा है। ठीक है,
तो आप इसे देखेंगे, साथ ही साथ देखेंगे कि ये तकनीक कैसे काम करती है, कितने उपग्रहों की कम से कम आवश्यकता होती है। आप ये देखेंगे कि कितने उपग्रहों की कम से कम आवश्यकता होती है, ताकि हम पूरे पृथ्वी को कवर कर लें, है ना। पूरे पृथ्वी में सटीक जानकारी या एकदम ऑन टाइम जानकारी हमें मिल जाए। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। यदि आप इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, है ना। और कमेंट भी करें कि कुछ बताने का हो, कुछ हम कम बता रहे हो, क्योंकि मैं कम इसलिए बताता हूँ ताकि पढ़ें, आप पढ़ेंगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो आपको लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन यदि मैं बता देता हूँ तो उस लेवल पे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास तो करता ही हूँ, जैसे अभी मोहम्मद यूनुस का बताया, तो आप कॉन्सेप्ट तो समझा देता हूँ, लेकिन उसके बारे में जो फैक्चुअल है या फैक्ट हैं थोड़े से, या उसके बारे में जो बातें की गई हैं उसे आप पढ़ लीजिए, ताकि आपका पूरा का पूरा एक टॉपिक तैयार हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।